Hello students. So today in this lecture we are going to discuss the most important topic of this chapter which is derivation of equations. तो हमें इस टॉपिक में तीन इक्वेशंस डिराइव करनी है. क्लियर? वो तीन इक्वेशंस पे ही पूरा मोशन बेस्ड है एंड that too we have to derive those equations graphically. हमें कैसे डिराइव करनी है? by using graph. तो अब ग्राफ की हेल्प से हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ की हेल्प से हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन फाइंड टू थिंग्स. फर्स्ट इज स्लोप ऑफ ग्राफ. ठीक है, अभी मैं वो टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं बिकॉज बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ ग्राफ. अब स्लोप ऑफ ग्राफ में सपोज आई एम ड्रॉइंग वन ग्राफ S वर्सेस T. क्लियर? अब मुझे बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. ठीक है, 0 ये पॉइंट है सपोज 10 एंड दिस पॉइंट है सपोज 20. 10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है? 20 मीटर्स. यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप मींस इंक्लाइनेशन. स्लोप का मतलब कि कर्व. पहली बात तो कर्व क्या होता है? पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें जो शेप मिलता है, whether it is a straight line, zigzag line, curved line, कैसा भी आपको शेप मिले उस शेप को क्या बोलेंगे? आप कर्व बोलेंगे, वो भले ही स्ट्रेट लाइन क्यों ना हो. क्लियर? सो अब वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ ग्राफ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ? तो जो एंगल वो कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाएगा. ठीक है, द एंगल विच द कर्व मेक्स विद द एक्स एक्सिस, उस एंगल की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. क्या बोला मैंने? जो एंगल उस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया उसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ठीक है, तो सपोज हम ये पॉइंट ले लेते हैं A, B और ये C. स्लोप का मीनिंग मैंने क्या बोला आपको? जो भी एंगल है, जो कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाया है, उस एंगल की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. क्लियर? उस एंगल की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. इसीलिए स्लोप क्या हो जाएगा? देखो, ये एंगल की अपोजिट साइड क्या है? BC है. और अपोजिट साइड BC है और एडजेसेंट मतलब उसकी साइड वाली. अपोजिट और एडजेसेंट. हाइपोटेन्यूज कभी भी आपको लेना नहीं है. तो स्लोप क्या हो गया? BC अपॉन OC. अब आप देखो BC किसके इक्वल है? BC y एक्सिस के इक्वल है. BC किसके इक्वल है? y एक्सिस के इक्वल है. और OC किसके इक्वल है? x एक्सिस के इक्वल है. तो BC की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये OA 20 है तो BC भी कितना होगा? 20 होगा. और OC कितना है? 10 है. मतलब हम क्या कर रहे हैं? BC मतलब क्या है? y एक्सिस. और OC क्या है आपका? x एक्सिस. स्लोप का मतलब क्या था? जो एंगल बना उसकी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. बट अपोजिट साइड किसके इक्वल है? y एक्सिस के. ठीक है, और एडजेसेंट साइड किसके इक्वल है? x एक्सिस के. तो यहां पे स्लोप हमें कितना मिल गया? y एक्सिस की वैल्यू कितनी थी? 20. x एक्सिस की कितनी थी? 10. आंसर कितना आ गया? 2. समझ आया? स्लोप क्या है? जो भी एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. अपोजिट मतलब सामने वाली, एडजेसेंट मतलब नियर बाय. उसमें हाइपोटेन्यूज आप कंसीडर नहीं करोगे. अब एक और ग्राफ लेते हैं. सपोज हम B वर्सेस T ग्राफ लेते हैं. कर्व इस टाइप का है. कर्व एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है. इस मोमेंट पे आप क्या करोगे? इस मोमेंट पे आपको स्लोप निकालना है. हमें क्या निकालना है? इस लाइन का
स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। What we have to do, we have to draw a line parallel to x axis from this point. ठीक है, तो ये जितना एंगल बना है उतना एंगल वो नीचे बनाती। अगर x axis के साथ वो टच नहीं कर रहे, if the curve is not intersecting x axis at any point, then what you have to do, you have to draw a line parallel to x axis. ठीक है, x axis के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। O A B C D। अब सपोज ये 0 है, ये आपका है 20 और ये आपका है 50। ठीक है, ये आपका पॉइंट है 10। समझ आ गया हमने क्या करा, हमें एक ग्राफ दिया था, अब हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। आपको पता चल गया कि 20 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 है, और लास्ट में कहां तक जा रहा है 50 तक, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50। क्लियर, ये v वर्सेस t ग्राफ है। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई 20 और 10 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितनी हो गई 50। अब आपको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, स्लोप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो भी एंगल बनता है, जो भी एंगल यहां पे बन रहा है उसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। यहां पे जो भी एंगल बना उसकी अपोजिट साइड क्या थी BD और एडजेसेंट साइड क्या थी BC। तो BD अब हमें कैसे मिलेगा, BD हमें कैसे मिलेगा, ये पूरा पार्ट कितना है 50, ये पार्ट कितना है 20, तो BD हमें कैसे मिलेगा 50 माइनस 20 मतलब 30 मिलेगा। तो BD हमने कैसे निकाला कि y एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है, y एक्सिस पे पहले 20 था बाद में 50 हुआ, तो कितना चेंज हुआ 30 का। तो अपोजिट साइड हमें क्या मिला, y एक्सिस नहीं मिला, क्या मिला चेंज ऑन y एक्सिस, क्या मिला चेंज ऑन y एक्सिस। सिमिलरली अगर x एक्सिस पे भी ऐसा ही कुछ होता तो हम भी उसको माइनस करते, तो क्या आएगा चेंज ऑन x एक्सिस। तो चेंज से याद रखोगे तो हर केस में अप्लाई होगा। यहां पे भी चेंज, तो 20 माइनस 0 20, यहां पे कितना चेंज 10 माइनस 0 मतलब 10, यहां पे कितना चेंज 50 माइनस 20 30 और 10 माइनस 0 मतलब 10, आंसर आ जाता 3 इस ग्राफ का स्लोप। सो स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज ऑन x एक्सिस। क्लियर, व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ, चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज ऑन x एक्सिस। उस कर्व का y एक्सिस पे कितना चेंज है और x एक्सिस पे कितना चेंज है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस ग्राफ का स्लोप। क्लियर, तो स्लोप क्या था, जो एंगल बना उस एंगल की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सिमिलरली हियर जो एंगल बना उसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो उसी से फॉर्मूला आया चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज ऑन x एक्सिस। क्लियर, सो स्लोप ऑफ ग्राफ में हम लिखेंगे क्या, सो स्लोप ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला क्या आ गया, ये सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए मैंने इतना आपको एग्जांपल दिया है, तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, स्लोप का फॉर्मूला चेंज ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑन x एक्सिस, चेंज ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑन x एक्सिस। चलो अब कुछ ग्राफ्स के लिए हम स्लोप देखते हैं। स्लोप का फॉर्मूला ही आपको सिर्फ याद रखना है। अभी जो मैंने आपको चीज बताई दैट दोस वर द एग्जांपल्स, जिससे हमें एक फॉर्मूला पता चला कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज ऑन x एक्सिस। नाउ सपोज इफ द ग्राफ इज s वर्सेस t, स्लोप क्या होगा, s वर्सेस t में y एक्सिस पे क्या होता है, s होता है,
The very first quantity is taken on y-axis and the second quantity is taken on x-axis. Clear? This we have already studied कि जो first होगा वो y-axis पे होगा, जो second होगा वो x-axis पे होगा. तो अब आप खुद सोचो, स्लोप का फॉर्मूला है चेंज ऑन y-axis अपॉन चेंज ऑन x-axis. तो चेंज ऑन y-axis, डिस्टेंस का चेंज डिस्टेंस ही रहेगा. ठीक है, स्लोप क्या होगा s अपॉन t. y एक्सिस अपॉन x एक्सिस है, y एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड. और अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या होगा, वेलोसिटी. क्लियर? हमने स्लोप का फॉर्मूला क्या निकाला, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. तो इसके आंसर नंबर में भी आ सकते हैं, बट वो जो नंबर आएगा s वर्सेस t का स्लोप में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या बता रही होगी, स्लोप तो बता ही रही होगी, बट वो स्लोप किसके इक्वल होगा. हमने सिंपली क्या करा है, y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड करा है. तो s और t को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, या तो स्पीड या तो वेलोसिटी, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. क्लियर? अब बात करते हैं फॉर v वर्सेस t ग्राफ स्लोप. अगर v वर्सेस t ग्राफ हुआ तो स्लोप क्या होगा. अब स्लोप क्या है, फॉर्मूला आपके पास है. ठीक है, यहां पे फॉर्मूला है आपके पास, सिर्फ अप्लाई करो. चेंज ऑन y एक्सिस, अगर v है तो चेंज ऑन y एक्सिस, अब v पे दो चीजें आ सकती हैं. v वाला ग्राफ बीच से भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा. तो कितना चेंज हुआ वो कैसे, आप क्या कर रहे हो, v और u को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो. चेंज ऑन y एक्सिस, सो चेंज इन v मतलब क्या, वेलोसिटी. तो चेंज ऑन y एक्सिस आपको क्या मिलेगा, सिर्फ v नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, v माइनस u. डिस्टेंस में ऐसा नहीं कर सकते, बट वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो यहाँ पे u जीरो हुआ तो v बाई टी आएगा, u जीरो नहीं हुआ तो v माइनस यू बाई. अब x एक्सिस पे क्या होगा, चेंज t. तो v माइनस यू बाई टी हो गया इसका स्लोप. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा लास्ट लेक्चर में, एक्सेलरेशन में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, दैट v माइनस यू बाई टी इज नोन एज एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, क्लियर, आपको पूछा जाए विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ. तो स्लोप s वर्सेस t का आपको किसकी वैल्यू देगा, स्पीड की या तो वेलोसिटी की. ये 1 मार्क क्वेश्चन. सेकंड 1 मार्क क्वेश्चन इज विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ. v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, तो आपको क्या लिखना है, एक्सेलरेशन. क्लियर? s वर्सेस t का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की. v वर्सेस t का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की. ये टॉपिक था स्लोप. क्लियर? स्लोप में अब वापस से हम पढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है. स्लोप क्या होता है, जो कर्व ने एंगल बनाया उसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ठीक है, अपोजिट साइड किसके इक्वल आ रही थी, y एक्सिस की, तो y एक्सिस ऊपर आ गया. एडजेसेंट साइड किसके इक्वल आ रही थी, x एक्सिस. तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा. अब दो टाइप के ग्राफ के लिए आपको स्लोप पूछा जाता है, s वर्सेस t, b वर्सेस t. s वर्सेस t में y एक्सिस पे क्या है, s, x एक्सिस पे क्या है, t. तो आपको स्लोप क्या मिलेगा, s बाय t. डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, तो स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है. v वर्सेस t ग्राफ में चेंज ऑन y एक्सिस आपको क्या मिलेगा, v माइनस u, क्योंकि v वर्सेस t में फर्स्ट पॉइंट यहां भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो चेंज आपको मिलेगा. x एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, t. तो v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो ये दो 1 मार्क क्वेश्चन आपको याद रखने. अब बात करते हैं सेकेंड क्वांटिटी की. एरिया अंडर द कर्व. I told you
From graph we can find two things. First is slope of graph which we have already studied और समझ आ ही गया होगा आपको, बहुत बार बोला है. Then second is area under the curve. नाम से आपको पता चल जाएगा कर्व के नीचे का एरिया. सो सपोज ये ग्राफ है, ये कर्व है, ये पॉइंट है 10 और ये पॉइंट है 20. ठीक है, हमें फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व. कर्व क्या है? कर्व ये है ओबी. ओबी इज द कर्व. एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया, मतलब हमें ये फाइंड करना है. ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको? कर्व के नीचे का एरिया मतलब इतना एरिया फाइंड करना है. कौन सा शेप दिख रहा है आपको? ट्राइंगल. तो यहां पे एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आपने फॉर्मूला पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? OA इंटू हाइट कितनी है? AB. सो हाफ इंटू OA कितना था? 10. AB कितना था? AB किसके इक्वल है? y एक्सिस के 20. तो देखो यहां पे OA किसके इक्वल है? x एक्सिस के. AB किसके इक्वल है? y एक्सिस के. तो हमने यहां पे क्या करा? x एक्सिस और y एक्सिस को मल्टीप्लाई करा. हाफ तो करा ही, हो तो कांस्टेंट नंबर है, उसको गिनना अभी नहीं है. आंसर तो हमें इसका मिल गया 100. तो हमने बट करा क्या? x और y एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब अगर शेप इस टाइप का होता तो यहां पे हम क्या करते हैं? ये पूरा एरिया फाइंड करते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करके. एक तो ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट. तो ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस. और ये ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आप नोटिस करोगे कि कहीं पे भी हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना हो, सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस. हम क्या कर रहे हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ में भी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस इंटू हाइट को तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं. मतलब वाई क्वांटिटी और एक्स क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जैसे स्लोप क्या होता है हमने देखा था, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है. वैसे ही एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं. तो एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या होगा? So area under the curve will be quantity on y-axis into quantity on x-axis. तो अब ये सब एग्जांपल्स दिए थे, आपको याद क्या रखना है? स्लोप y-axis अपॉन x-axis, एरिया y एक्सिस इंटू x एक्सिस, इतना ही याद रखना है. शॉर्ट स्लोप y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, एरिया y एक्सिस इंटू x एक्सिस. अब आगे जाते हैं. फॉर v वर्सेस t ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, यहां पे चेंज नहीं. ठीक है, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस क्या है? v. क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है? t. स्पीड इंटू टाइम, v इक्वल्स टू क्या होता है? s अपॉन t होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है. तो v इंटू टी क्या हो जाएगा? s. तो एरिया अंडर द कर्व आपको पूछा जाए v वर्सेस t ग्राफ के लिए एरिया अंडर द कर्व से कौन सी क्वांटिटी मिलती है? विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व फॉर v वर्सेस t ग्राफ.
सो फॉर v वर्सेस t ग्राफ एरिया अंडर द कर्व का आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या है, y एक्सिस इंटू x एक्सिस. सो y एक्सिस v इंटू x एक्सिस t, v इंटू t क्या हो जाएगा s, v इंटू t क्या हो जाएगा आपका s. s क्या होगा, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. आई होप दिस इज क्लियर. देखो हमें s वर्सेस t के एरिया से कुछ भी नहीं मिल सकता. s वर्सेस t का एरिया निकालने का मतलब s इंटू टी. s इंटू टी कुछ भी नहीं होता है, तो हम उसका एरिया नहीं निकालेंगे. हम एरिया अंडर द कर्व किसका निकालेंगे, a वर्सेस t का. फॉर a वर्सेस t ग्राफ एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व फॉर a वर्सेस t. एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला याद रखो क्या है, y एक्सिस इंटू x एक्सिस. y एक्सिस पे क्या है a, x एक्सिस पे क्या है t, a इंटू t. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी. तो a इंटू टी क्या हो गया, v माइनस यू. व्हाट इज a इंटू टी, v माइनस यू. चेंज इन वेलोसिटी. तो इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने, 4 1 मार्कर्स. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. क्लियर. Which quantity is obtained by finding area under the curve for a versus t graph? Your answer will be change in velocity. Clear? Your answer will be change in velocity. Okay. So अब before starting 3 equations of motion, क्या याद रखना है आपको, स्लोप y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, जो एंगल बना था उसकी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. एरिया अंडर द कर्व एरिया निकालते हैं, बट जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y एक्सिस इनटू x एक्सिस. क्लियर. सो नाउ एट दिस मोमेंट पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन दीस concepts and then continue with the lecture. Okay. So we are starting with most important topic, which is derivation of equations. This question will be asked in 5 marks. Okay. हमें कौन सी 3 इक्वेशंस डिराइव करनी है मोशन की, वो मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना. वी आर गोइंग टू डिराइव दीज 3 इक्वेशंस. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s equals to ut plus half at square, and third 2as equals to v square minus u square. 2as equals to v square minus u square. हम ये 3 इक्वेशंस डिराइव करेंगे ग्राफिकली. ओके. तो अब जो आपने अभी अभी स्लोप और एरिया अंडर द कर्व वाला टॉपिक लिखा होगा, उसमें आप देखो तो स्लोप और एरिया अंडर द कर्व में एक ग्राफ कॉमन है. स्लोप में भी आप देखोगे v वर्सेस t ग्राफ है, और एरिया अंडर द कर्व में भी आप देखोगे v वर्सेस t ग्राफ है. तो हमें ग्राफ कैसा बनाना है जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, a की वैल्यू फिक्स हो. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब हमें किसका ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का. कौन सा ग्राफ बनाना है, v वर्सेस t. कौन सा ग्राफ बनाना है, v वर्सेस t. और ये 3 इक्वेशंस हमें डिराइव करनी है. सो चलो एकदम आराम आराम से जाएंगे हम. डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके. ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं.
v वर्सेस t कौन सी यूनिट में होता है, सेकेंड्स, और ये मीटर पर सेकेंड। ओके, अब कर्व ड्रॉ करना है। तो आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड 3v वर्सेस t ग्राफ्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको कौन सा बनाना है, सेकेंड वाला, क्योंकि वो जनरल ग्राफ है। u0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाना है सेकेंड वाला। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। यहां पे एक लाइन बनानी पड़ेगी हमें हॉरिजॉन्टल। लेट दिस बी O A B C D and this point be E। ठीक है, यह हो गया आपका ग्राफ। सो यहां पे आपको एक एजम्पशन लेना है। सो हम क्या लेंगे, केस लेंगे कि ये ग्राफ हमने क्या बनाया। सपोज an object is moving with velocity u। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u। सपोज वो u 10 है, तो ये a वाला पॉइंट आपको क्या शो करेगा, 10 शो करेगा। क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बता रहा है। तो कहां से स्टार्ट किया, यहां से। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट है। किसका पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी का। मतलब अगर ये 10 है तो OA कितना है, 10, और OA आपको क्या बताएगा, u बताएगा। क्लियर। सो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। कितना एक्सेलरेट कर रहा है वो, a जितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता जा रहा है। एक्सेलरेशन होता जा रहा है मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। आफ्टर टाइम t, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। During this, it covers a distance equal to s। कितना डिस्टेंस कवर किया, s जितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमने एक ग्राफ बनाया ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट सपोज u जितनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें केस कंसीडर करना पड़ता है। व्हेनेवर वी आर डिराइविंग समथिंग वी हैव टू कंसीडर अ केस। तो हमने केस कंसीडर किया कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो होगी नहीं, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेट होते 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 वेलोसिटी t टाइम के बाद कितनी हो गई, v हो गई। कितनी हो गई, v, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतने में s जितना। तो हमें ग्राफ से क्या क्या चीजें पता है देख लेते हैं। सो फ्रॉम ग्राफ कितनी चीजें हमें पता है वो देखते हैं। ये पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो ये आपको y एक्सिस पे क्या बताएगा, इनिशियल वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा, इनिशियल वेलोसिटी। सपोज ये 10 है और ये 50 है, ये पॉइंट 50 है और ये पॉइंट 10 है। तो 10 क्या है उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और 50 क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 50, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 10। सो फ्रॉम ग्राफ ये जो OA है और ये जो BC है, ठीक है, क्या है, OA और BC दोनों क्या है, सेम। दिख रहा है आपको, सेम। बट ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ये इनिशियल पॉइंट है तो ये किसके इक्वल होंगे, इनिशियल वेलोसिटी u।
क्लियर? OA and BC will be equal to U. अब बात करते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल था, 10 लिया था। अब अगर ये 50 है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 50 होगा। तो OE और CD दोनों क्या है? सेम। तो OE और CD क्या है? सेम। और OE किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी के। तो उसको हम क्या ले लेंगे? V। क्लियर? ये था पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी का। कर्व का फर्स्ट पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट पॉइंट वाई एक्सिस पे देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी। तो OA हो गया U और OE हो गया V। OA इक्वल था BC के, OE इक्वल था CD के। फिर OC, ये क्या है? टाइम है। OC क्या है? टाइम। तो OC किसके इक्वल है? AB के। वो D के भी इक्वल है, बट D की हमें आगे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो OC इक्वल टू AB इक्वल टू T। कितना हो गया? क्या हो गया? T। OC कितना है? T। और AB भी कितना है? T। अब स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन। अभी तक डेरिवेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, पहले आपको इतनी चीजें लिख लेनी है। क्या करा हमने केस लेके ग्राफ ड्रॉ कर लिया। क्लियर? और ग्राफ से हमें क्या क्या पता है वो चीजें हमने लिख ली। सो हमें फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको क्या लिखवाई? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। v इक्वल्स टू u प्लस एटी। अब हमारे पास ग्राफ से कितनी चीजें हैं वो देखो। v है, u है, t भी है। कौन सी चीज नहीं है? वी डोंट हैव एक्सेलरेशन। सो अगेन पिछले टॉपिक पे आओ। v वर्सेस t का ग्राफ हो अगर, एंड वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप या एरिया। आप अगर देखोगे v वर्सेस t ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। क्लियर? तो वो डायरेक्टली याद रखना है आपसे कि v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा? एक्सेलरेशन की। सो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है फॉर्मूला? स्लोप में ये जो एंगल है इसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बताया था। स्लोप में ये जो एंगल बनता है इंक्लाइनेशन का, उसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है? BD। और एडजेसेंट साइड क्या है? AB। इतना क्लियर? स्लोप का हमने डेफिनेशन से क्या देखा था? स्लोप इज the side opposite to this angle divided by side adjacent to this angle. So इसका opposite side BD और इसकी adjacent side AB। अब हमें याद होना चाहिए कि अगर V वर्सेस T ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा? एक्सेलरेशन की। तो स्लोप ऑफ ग्राफ A क्या हो गया? अब BD की वैल्यू चाहिए। BD की वैल्यू है तो नहीं हमारे पास, तो BD की वैल्यू हम ऐसे कर सकते हैं। BD है यहां पे कहीं? नहीं। बट AB की वैल्यू है हमारे पास। जो वैल्यू आपको दिख जाए वो रख देनी है। AB की वैल्यू कितनी है? T। तो BD कितना आ गया? A into T। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। BD कितना आ गया? ये T इस साइड जाएगा तो BD इक्वल्स टू A into T। We have to find BD। तो BD आप देखो क्या लिख सकते हो? This BD can be written as CD minus BC। इस BD को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? CD minus BC। CD minus BC। Okay। Now what is this CD? CD कितना है? V है। माइनस BC कितना है? U है। हमने BD कैसे फाइंड किया? BD क्या हो गया? CD माइनस BC। CD कितना था? V। और BC कितना था? U। हमें ये वैल्यू मिल गई। सब्स्टिट्यूटिंग above value in equation 1
ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो BD की वैल्यू यहां पे रखते हैं। सो BD की प्लेस पे क्या आ जाएगा, B माइनस यू इक्वल्स टू A इंटू T। क्लियर? टेक माइनस यू ऑन राइट हैंड साइड, तो B इक्वल्स टू क्या हो गया, U प्लस AT। वी गॉट आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, हमें क्या डिराइव करना है, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिफोर डिराइविंग दिस मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक ग्राफ बनाया, केस लिखा, ग्राफ से हमें जो जो वैल्यूज मिली थी वो लिख दी। हमें फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी थी, तो v, u और t तो था हमारे पास, हमें क्या चाहिए था, a कैसे मिलता है, स्लोप से। स्लोप क्या होता है, जो एंगल बना उसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या थी, bd, एडजेसेंट साइड क्या थी, ab। सो bd इक्वल्स टू क्या हो गया, a इंटू t। अब bd क्या होगा, cd माइनस bc। cd की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, b, bc की प्लेस पे लिख दिया u, और ये वैल्यू यहां पे रख दी। तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80। नाउ वी हैव टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, s चाहिए। सो अगेन यू रेफर टू प्रीवियस टॉपिक। v वर्सेस t ग्राफ से अगर s चाहिए तो क्या फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। क्या फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। सो नाउ एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया ऑफ अब देखो ये कर्व है, इसके नीचे का एरिया मतलब ये पूरा एरिया, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक ये फर्स्ट और एक ये सेकंड। तो मैं इसका एरिया फाइंड करता हूं, इस रेक्टेंगल का और इस ट्राइंगल का, और दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड। हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। v वर्सेस t के ग्राफ से s कैसे मिलेगा, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया। सो बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व। नाउ what will be the area under the curve? So area of OABC, area of quadrilateral OABC plus area of triangle ABD, area of triangle ABD, यही होगा। एरिया अंडर द कर्व हमने दो रीजन्स में डिवाइड करा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC, रेक्टेंगल OABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब बताओ कि एरिया अंडर द कर्व आपको किसकी वैल्यू देता है, v वर्सेस t का ग्राफ हो, स्लोप आपको किसकी वैल्यू देता था, एक्सेलरेशन। एरिया अंडर द कर्व किसकी वैल्यू देगा आपको, डिस्टेंस की। लास्ट टॉपिक में लिखा है एरिया अंडर द कर्व फॉर s वर्सेस t ग्राफ किसकी वैल्यू दे, सॉरी v वर्सेस t ग्राफ विल गिव मी द वैल्यू ऑफ s। s क्या हो गया, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या होगा, OA इंटू OC, देख सकते हैं, OA इंटू OC प्लस ब्रैकेट अभी नहीं लगाते तो भी चलता है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इस ट्राइंगल का, AB। ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, AB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है, BD। So
एस इक्वल्स टू, अब सारी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, क्लियर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। ओ ए क्या है, यू, ओ सी क्या है, टी, प्लस हाफ, व्हाट इज ए बी, टी, और बी डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है बी डी की वैल्यू, ए टी, बी डी की प्लेस पे आप क्या लिखोगे, ए टी, सो एस इक्वल्स टू यू इंटू टी मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन काफी सिंपल है, एरिया अंडर द कर्व क्या वैल्यू देगा आपको, एस, v वर्सेस t ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व हमें s मिलेगा, ये याद रखना है। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, उसमें सब वैल्यूज रखी जो हमारे पास थी, हमारे पास सारी वैल्यूज थी, तो हमें मिल गया। थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इक्वेशन है थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में वापस से दोनों से कर सकते हैं, एस भी है ए भी है, बट हम एरिया से करेंगे क्योंकि वो इजी रहेगा। तो थर्ड में अलग क्या है, देखो, इन थर्ड इक्वेशन इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस होल एरिया इनटू टू डिफरेंट रीजन्स, हमें इसको एक ही रीजन कंसिडर करके एरिया निकालना है। तो अब आप खुद बताओ कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है, आपने ये स्टैंडर्ड में पढ़ा है ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल in which only one pair of opposite side is parallel, एक पेयर पैरेलल हो दूसरा पेयर पैरेलल ना हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू ए बी प्लस सी डी इनटू हाइट। अब हाइट क्या होती है, हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस। हाइट मतलब हमेशा वर्टिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। व्हाट इज हाइट, हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो ये फॉर्मूले से हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अब देखो, थर्ड इक्वेशन के लिए अगेन एरिया अंडर द कर्व पूरा साथ में लेना है। कौन सा रीजन लेना है, ये पूरा। अगर आप इसको अलग से बनाएं तो इस साइड का बनेगा ओ ए, ओ ए, डी सी, बीच की लाइन भूल जानी, ओ ए डी सी, बीच की लाइन हम भूल गए। तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखो तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइंस एंटी पैरेलल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इसमें हाइट क्या होगी, मैंने क्या बोला, हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA और CD हैं। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA और CD। तो इनके बीच का डिस्टेंस, उन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, OC। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, OC। तो इस ट्रेपेजियम में हाइट क्या होगी, OC होगी। हमेशा वर्टिकल होना जरूरी नहीं है। हाइट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड करते हैं। चलो, एरिया अंडर द कर्व मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OADC। एरिया अंडर द कर्व किसकी वैल्यू देगा, S की। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स यहां पे कौन कौन सी हैं, CD और OA। तो
तो CD प्लस OA, हाफ इंटू CD प्लस OA. Do one thing, pause this video here, okay, write down this case, write down this case. I am writing third equation over here so that आपके पास थोड़ी स्पेस हो. ठीक है, पॉज दिस वीडियो, इतना ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना वहां पे. I'm writing over here third equation. Okay, see, area under the curve is area of quadrilateral OADC. एरिया अंडर द कर्व आपको किसकी वैल्यू देता है? डिस्टेंस की. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. सो CD प्लस OA, CD प्लस OA इनटू हाइट. हाइट क्या है इसकी? OC. एरिया अंडर द कर्व ऐसे हो गया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला S इक्वल्स टू हाफ इनटू CD कितना है आपके पास? CD कितना है? B. OA कितना है? U. और OC कितना है? T. ठीक है, अब आपको थर्ड इक्वेशन जो डिराइव करनी वो है 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. तो हमें T हटा के क्या लाना है? A लाना है. तो देखो नाउ हमें T हटा के A लाना है, तो T और A को कौन से फॉर्मूले में आते हैं? एक्सेलरेशन के. सो नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है? V माइनस U बाय T. ये साइड में आपको लिखना है. नाउ एक्सेलरेशन इज V माइनस U बाय T. देयरफॉर T क्या हो गया? V माइनस U बाय A. T कितना हो गया? V माइनस U बाय A. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V माइनस U बाय T. सो T कितना हो गया? V माइनस U बाय A. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. T की जगह पे ये रख दो तो T हट जाएगा, क्या आ जाएगा? A आ जाएगा. तो हम T की प्लेस पे ये वैल्यू रखते हैं. देयरफॉर S इक्वल्स टू T की जगह ये रखते हैं. आपको इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, फिर ये लिखना है. क्लियर? आपको इसके बाद ये वाला पार्ट लिखना है और फिर ये लिखना है. देयरफॉर S इक्वल्स टू हाफ V प्लस U इंटू T की प्लेस पे क्या लिखना है? V माइनस U अपॉन A. अब नीचे देखो क्या है? 2 और A है. 2 और A इधर आएंगे तो 2AS. 2 और A इस साइड आ गए तो 2A और S. A प्लस B इंटू A माइनस B. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. So V plus U into V minus U, V square minus U square. This is third equation of motion. ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं. आपको थर्ड इक्वेशन में एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालना है? एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, टेकिंग दिस एरिया एज अ सिंगल फिगर. So what is area of trapezium? Half into sum of parallel sides into height. Height is the distance between two parallel sides. Values रख दी. अब आपको यहां से T हटाना है, तो T हटाने के लिए A लाना है. तो A क्या होता है? V माइनस यू बाई T. T इधर चला गया तो T क्या हो गया? V माइनस यू बाई A. ये वैल्यू आपको आपने यहाँ पे लिख दी T की प्लेस पे. क्लियर? तो V माइनस यू बाई A. 2 और A इस साइड गए तो 2AS. V प्लस यू इंटू V माइनस यू, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. सो कैसे लिखना है? केस मैंने रब कर दिया था, तो यहां तक लिखने के बाद, पहले जो वीडियो में मैंने यहां तक पढ़ाया था, उसके बाद आप इतना पार्ट लिख लो पहले. ठीक है, फिर वीडियो में से थर्ड इक्वेशन समझो. देन आफ्टर दैट राइट ऑल दीज थिंग्स. दिस इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. दिस होल टॉपिक विल बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स. थोड़ा लेंदी है, थोड़ा नहीं, बहुत लेंदी है. So try to understand this. Okay, if you have any doubt, feel free to ask me and go to this topic
2 or 3 times for better understanding. Thank you.